बार बार बेटा आप ये मुझसे सोचते होगे कि मैम यार ये बार बार रिवीजन 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 क्यों कहती है। हमें पता है हमें रिवीजन कैसे करनी है। हमें जो वीकली हम इसको संडे को खोल के बैठेंगे, 2-4 क्वेश्चंस लगाएंगे और हमारी रिवीजन हो गई। बेटा अगर ये पैटर्न फॉलो करने वाले हो रिवीजन का, तो बिलीव मी आने वाले 10 साल में भी आपका नीट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये आपको बिटर लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये सच है और सच हमेशा समझ जाओ बस अब, ठीक है। आपको बेटा रिवीजन का मतलब समझ में आना चाहिए कि रिवीजन का मतलब क्या है। फिजिक्स में रिवीजन का पैटर्न बच्चे बिल्कुल बदल जाता है। हाँ जी, कैसे बदल जाता है मेरी बात को यहां पर समझना। जब बेटा मैं आपसे 10 बार एक चीज बोलती हूं कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज, तो रिवीजन को बच्चे आप अपने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। रिवीजन को आप बेटा अपने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। रिवीजन का बेटा पहला मोटिव क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। पहला मोटिव समझते हैं प्रैक्टिस। बेटा जब आप रिवाइज कर रहे हो, लेट सपोज मैंने आपको कोई एक चैप्टर करवाया, उस चैप्टर में मैंने लेट सपोज कि मैंने आपको कुछ डेरिवेशंस करवाई। अब तो एक चीज समझना अब मेरी बात को, जो भी बेटा मैं आपको क्लास में करवाती हूँ वहां से भी आपको कुछ कुछ चीजें निकालनी आनी चाहिए। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपके डेरिवेशन का मिड का कोई पार्ट आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं या फिर उसके फॉर्मूला के ऊपर होते हैं, ये तो मानोगे ना, ठीक है। आपको बेटा जब मैं डेरिवेशंस करवाती हूँ क्लास में, तो उसको करवाने का मतलब एक फोकस, मेरा एक मोटिव यही होता है कि बच्चे को ऐसा लगे कि आपको ऐसा लगे कि आपको टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज है। जब आप अपने नोट्स को किसी और दूसरे के अपने फ्रेंड के नोट्स से कंपेयर करो, तो आपको बेटा ये ना लगे कि आपने कुछ कम सीखा है या फिर आपके पास कुछ कम है। ये तो हो गई मेरे आपको क्लास में नोट्स में देने वाली चीजें। लेकिन जब आप बेटा रिवाइज करोगे, तो आई रिक्वेस्ट यू, आपके पेपर में कोई भी कन्वेंशनल वे नहीं आने वाला, किसी भी डेरिवेशन का प्रूफ नहीं आने वाला। जो चीजें मिड में इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ क्लास में, वो आपको याद रखनी है। अदरवाइज जब आप बेटा अपनी रिवीजन करते हो, लेट सपोज एक हफ्ते में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, जब आप बेटा उसकी संडे को रिवीजन करोगे, जब पहली बार उसकी रिवीजन करोगे, तो वहां पर बेटा आपका काम क्या होना चाहिए, वहां आपका काम होना चाहिए जल्दी जल्दी आपने अपने पूरे नोट्स को देखा। डेरिवेशंस आपको नहीं देखनी, बस थोरोली एक बार देख लेनी है, करके नहीं देखनी हाथ से। फॉर्मूलाज हाथ से करके देखोगे, जो क्लास में क्वेश्चंस है वो अपने आप बिना देखे करके देखोगे। देन बच्चे आप आओगे किसके ऊपर बच्चे, आप बच्चे आओगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे। ये आपकी पहली बार की रिवीजन थी। अब जब बेटा आपका उससे अगले वाला संडे आएगा, उससे अगले वाले संडे पे आपने ये एक बार पक्का कर लिया है, उसके अगले वाले संडे पे आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पिक करने हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप मुझे ये एक बात बताओ कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो कहोगे मैम अभी सितंबर चल रहा है। सितंबर से काउंट करना शुरू करो, ठीक है। अगर सितंबर से काउंट करोगे अभी अप्रैल तक, तो बेटा आपके कुछ 6 से 7 महीने निकलते हैं, ठीक है। अप्रैल हटा दोगे तो कुछ 6 महीने निकलते हैं। आपको उस छठे महीने तक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पास 11th और 12th के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स बच्चा जो निकलते हैं वो आपके आते हैं 29। और अगर हर चैप्टर में से मैं आपसे सब टॉपिक पूछूं तो वो आपके निकलते हैं 8 से 10 टॉपिक। और अगर बेटा उन 8 से 10 टॉपिक पे अगर आप हर एक टॉपिक पे बेटा 100 क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हो, तो हर एक चैप्टर के जो अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस आपके निकलते हैं वो निकलते हैं 1000 क्वेश्चन, ठीक है। और 29 को बच्चे जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चे आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो बच्चे कितने आ जाएंगे, 29,000। यानी कि आज से लेकर टिल योर एग्जाम आपको इतने क्वेश्चन तो एटलीस्ट परफॉर्म करने हैं। अब आ जाओ दूसरी बात। दूसरा मैम एक बहुत ज्यादा चीज बोलती है, वो क्या है बच्चे, दूसरा वाला है बच्चे आपके पास क्या, ध्यान देना, दूसरा है बच्चे आपके पास पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो आपको बहुत पुराने पीवाईक्यूज अपने उसमें नहीं लगाने हैं, आपको 2011 यानी कि मिनिमम लास्ट 10 ईयर के आपको पीवाईक्यूज सारे लगा लेने हैं। अब पीवाईक्यूज से मेरे बच्चा तेरे को पता क्या चलेगा, पीवाईक्यूज जब तू चैप्टर कर लेगा,
जब तू सारी चीजें कर लेगा, जब तू बेटा PYQ लगाएगा, तो PYQ से तेरे को ये समझ में आएगा कि अगर जो मैंने चैप्टर किया है उसमें से ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। तो PYQ बेटा तेरे को एक चीज बताती है, वो क्या, कि तेरे को चैप्टर की समझ है या फिर नहीं है, तेरे को चैप्टर कितना समझ में आया है। तू पेपर में अगर उसको वहां से अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो बेटा तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। PYQ से तेरे को यह समझ में आएगा कि नीट में इस चैप्टर की कितनी औकात है, मेरे को इस चैप्टर को कहां तक लेकर जाना है मैक्सिमम। इसीलिए मैं आपको ये चीज बोलती हूं कि आपको PYQs लगाने हैं, ठीक है। अब जब आप बेटा अपनी दूसरी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जब आप बेटा DPPs लगाते हो, यहां पे एक पॉइंट और भी नोट कर लेना प्रैक्टिस के लिए। जब आप सेकंड संडे पे पहुंचे थे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आपने बेटा फॉर्मूला शीट रिवाइज करी, फॉर्मूला उस चैप्टर के देखे, जब आप DPPs लगाओगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि इतने क्वेश्चन करने के बाद तो मैम सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं होगा। अगर आप खिचड़ी पकाओगे क्वेश्चंस की तो नहीं होगा। जब आप बेटा DPPs लगाते हो तो आप ध्यान देना, यहां पर बच्चे 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इन लेवल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जब मैं आपको DPPs देती हूं तो वो एक पैटर्न में होते हैं। उन DPPs को बनाने से पहले एक स्ट्रेटजी लगती है। अगर आपने एक टाइप के क्वेश्चंस को 20 से 25 बार प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो उस क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में आपकी स्पीड नहीं बनेगी। आपको अपने एग्जाम की नीड को समझना होगा। आपका एग्जाम बच्चे आपसे स्पीड मांगता है। नॉलेज वाले बाहर बहुत लोग हैं, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन को स्पीडली कर पा रहे हो वहां पर तो आप इन हो, टाइमली कर पा रहे हो, एक ही बार रीड करके समझ पा रहे हो तो आप बेटा पेपर के अंदर इन हो। अगर आपने एक क्वेश्चन को एक बार रीड करके दोबारा रीड कर लिया तो आप ये समझ जाना कि आप उस क्वेश्चन के हिसाब से 10 रैंक पीछे आ गए, 10 नंबर पीछे आ गए। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जब मैं आपको DPPs बोलती हूँ लगाने के लिए, उसका एक मकसद होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को बेटा 20 से 25 बार करो। तभी बेटा इन DPPs में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं, हल्का हल्का अप करते हैं हम लोग। वो आपको समझ नहीं आएगा, आपको बस हमारी बात माननी है, जैसे जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने कुछ भी खिचड़ी पका के रोलिंग मोशन चल रहा है, कहीं का भी क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करने लग गए तो ऐसे आप बेटा 1 लाख क्वेश्चन कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे खेल सिर्फ बेटा इस बात का नहीं है कि आपको फिजिक्स कितनी आती है, यहाँ पर खेल है बेटा इस बात का कि आप वहां पर एक क्वेश्चन को एक ही बार में रीड कर रहे हो, एक ही बार में रीड करके उसका सही आंसर निकाल रहे हो, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर ही आप उसका आंसर निकाल कर आप उसको OMR शीट में फिल कर रहे हो। दिस इज द प्रोसेस। और अगर यहाँ पे आपने एक पैटर्न में प्रैक्टिस नहीं करी तो ये आपका बेकार है। मैंने आपको अभी तक 2 चीजें बताई हैं कि PYQ क्यों करनी है और DPPs आपको बच्चा कैसे लगानी है, और एटलीस्ट आपके बच्चे इतने क्वेश्चंस होने ही चाहिए। ये है एक रिवीजन का मतलब। अब यहाँ पर बेटा एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगी कि जो बच्चे आप टेस्ट दोगे वो आपको देना कैसे है। मैं अभी क्वेश्चन अपना रोक रही हूं, लेकिन आपको टेस्ट कैसे देना है बच्चे। जब आप क्लास, अभी लेट सपोज आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो या फिर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, आपके पास क्लास 11th वहां पे चालू है, ठीक है। आप पहले क्लास 11th को कोशिश करो कि एक हफ्ते में एक ही चैप्टर है तो उस चैप्टर के जो आपका संडे में रिवीजन आ रहा है सब कुछ रिवाइज करके आप बेटा क्लास 11th को चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर वाइज, ठीक है, आप इसको एक टाइम बाउंडेशन वाला टेस्ट देके देखो, सिर्फ 1 घंटे का, कि आप पर्टिकुलर टाइम में वो चैप्टर के कितने क्वेश्चंस बेटा उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे आपको कितना टाइम लग रहा है।
और जैसे जैसे आपके बच्चे चैप्टर्स होते जाएं वैसे वैसे आप उन चैप्टर्स को कंबाइन करके बंच में टेस्ट देना शुरू करो। लेट्स सपोज 2-3 संडे बीत गए, आपके 3 चैप्टर्स हो गए, देन आप बच्चे 3 चैप्टर्स का इकट्ठा टेस्ट दो। ये आपका एक पैटर्न रहना चाहिए कि आपको टेस्ट कैसे देना है। और बेटा जब लास्ट के 2 महीने आएंगे तब आप मैं ये मान के चलती हूँ फैब तक सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और मैं कभी एडवाइज नहीं करती कि आपको फैब के बाद कुछ नया सीखना है। फैब के बाद बेटा एक एक दिन में आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि पेपर में बैठने की अगर शक्ति नहीं होगी, दिमाग में प्रैक्टिस नहीं होगी, वो जो आप 2 बजे से लेके पेपर दोगे नीट का, वो बेटा आपके पास उतनी शक्ति होनी चाहिए दिमाग में कि आपको वो कहाँ से मिलेगी बेटा, आपको वो मॉक टेस्ट से मिलेगी। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछती हूँ कि टेस्ट बच्चे आपको क्या क्या बताता है। जल्दी से बताओ कि टेस्ट आप जब देते हो तो टेस्ट बच्चे आपको क्या क्या बताता है, जल्दी से बताओ। नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है। टेस्ट बच्चे आपको पहली बहुत कॉमन सी बात ये बताता है कि आपको चैप्टर आता है या फिर नहीं, ठीक है ना। यहां देखो, यहां लिख देते हैं। टेस्ट बच्चे आपको एक चीज बताता है कि आपको चैप्टर आता है या फिर नहीं, आपको अपना सिलेबस पता है या फिर नहीं। टेस्ट आपको बच्चे ये बताता है कि आपकी पेपर को सॉल्व करने की स्पीड कितनी है। टेस्ट बच्चे आपको क्वेश्चन को रीड करने की एक्यूरेसी बताता है, आप क्वेश्चन को रीड करके कितना एक्यूरेटली जवाब दे रहे हो ये बताता है। आपको स्पीड कितनी है क्वेश्चन की रीड करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये बताता है। और आपको चैप्टर की, आपको सिलेबस की कितनी नॉलेज है बेटा, ये बताता है। और बेटा क्या बताता है कि ये टेस्ट ही आपको बताता है कि आपके नीट के एग्जाम में, आपके आने वाले एग्जाम में आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। इसीलिए मैंने ये आपका शुरू से ही रखी है चीज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रिवीजन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। हो गया या नहीं हो गया? आई होप कि हो गया है।